तो मेरी आप लोगों के साथ कोशिश मिलके यही है कि हम लोग सब अपने आप को अपग्रेड करें और हमारी वर्किंग को बेटर करें, हम अच्छी तरह से मीनिंगफुल एक्टिविटीज कर पाएं, अंदर से कॉन्फिडेंस आए, सेल्फ एश्योरेंस आए और चीजें सही डायरेक्शन में हो। उसके लिए मैं आपके साथ आप ही के पीयर ग्रुप के कुछ यदि मेरे पास एक्सपीरियंसेस आएंगे तो मैं शेयर करूंगा जैसा मैंने किया, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उसको एक्नॉलेज किया करो, इमोजी के साथ उसको एक्नॉलेज किया करो, सो दैट क्रिएट्स अ वेव कि हम सब अलाइंड हैं, हम सब ट्राई करेंगे इस चीज को लेकर। तो व्हाट्सएप पे जब मैसेज रीड करते हो तो जस्ट एक इमोजी के साथ में, अप्रोप्रिएट इमोजी के साथ में उसको एक्नॉलेज करो। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? तो पेरेंट्स को भी ऐसा लगेगा, यस चिल्ड्रन आर इन्वॉल्विंग, चिल्ड्रन आर बीइंग इन्वॉल्व, कर रहे हैं कुछ उस तरह से। ठीक है? ओके। तो किरचॉफ लॉ में हम लोगों ने किरचॉफ जंक्शन लॉ देख लिया, किरचॉफ लूप लॉ देख लिया, है ना। फटाफट समराइज करते हैं। जंक्शन लॉ, सम ऑफ करंट्स भाविन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द जंक्शन। ये अपना हो गया। उस पे एक स्टैंडर्ड सिचुएशन जो मेंस वेबसाइट में आपको मिल सकती है कि 3 रजिस्टर है, 4 रजिस्टर है, V1 V2 V3 V4 गिवन है, और दक्ष अपने को ओ का वोल्टेज पूछा है, जंक्शन का वोल्टेज पूछा है, तो सिग्मा VI अपॉन RI अपॉन टोटल सिग्मा 1 अपॉन RI, वो अपना हो गया। उसके बाद में यदि बाय द वे सेल वगैरह भी लगा हुआ है तो उस केस में वोल्टेज असाइन करके फिर सॉल्व करना रहेगा। देन हम लोगों ने केवीएल देखा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ लूप लॉ, सम ऑफ पीडीज अक्रॉस ईच डिवाइस इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो बेस्ड ऑन कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ राउंड ट्रिप इज जीरो। इवन समझ में नहीं आया तो याद तो हो जाए कम से कम कि वोल्टेज लॉ में क्या हो रहा है, सम ऑफ पीडीज अक्रॉस ईच डिवाइस इज जीरो इन अ क्लोज्ड लूप। किस पे बेस्ड है? कंजर्वेटिव नेचर बेस्ड है, एक राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो होगा। ये अपन ने श्लोक देख लिया। फिर उसके बाद में हम लोगों को लूप में इक्वेशन लिखनी है। रणवीर है क्या? लूप में इक्वेशन लिखनी है, तो ऐसे केस में हमें एक साइन कन्वेंशन डिसाइड करना होगा। तो रुद्रांश, साइन कन्वेंशन हमने डिसाइड किया, हम हर डिवाइस के अक्रॉस फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे। तो अकॉर्डिंगली हम लोग जब रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं, तो यानी कि हाई से लो पे जा रहे हैं, तो माइनस आई आर लिखेंगे। करंट के ऑपोजिट प्लस आई आर। बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, प्लस ही, और पॉजिटिव नेगेटिव माइनस ही। ये हमारा कन्वेंशन सेट हो गया। यदि हम घूम के ए पे नहीं आ रहे हैं बल्कि ए से जी पर जा रहे हैं, तो जो सम होगा वो वीजी माइनस वी के बराबर होगा। ये आपने देख लिया। फिर उस पर बेस कुछ प्रॉब्लम्स करी, और कुछ प्रॉब्लम ऐसी होंगी जिसमें कि अपने को लूप वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होगी, अपन वोल्टेज असाइन करेंगे उसी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये प्रॉब्लम अपन ने करी थी लास्ट में, अपन ये वाली प्रॉब्लम कर रहे थे, तो ये मैंने आपको करने के लिए दी थी। तो जैसे इधर 1 एम्पियर दे रखिए, इधर 2 एम्पियर जा रही है, तो फिर ऐसे में योजित ये वाली जो करंट आ रही है 1 एम्पियर आ रही है। अब एक ऊपर अपन इक्वेशन लिख रहे हैं, तो यहां से स्टार्ट किए और एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे हैं, तो माइनस आई आर तो प्लस आई आर, सो 1 इंटू 4 प्लस आई आर, फिर अगेन प्लस आई आर, तो 1 इंटू 1, देन प्लस E1, E1 की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस E1, देन यहां पे जो करंट आ रही है 1 एम्पियर ऐसे आ रही है, तो माइनस आई आर, तो माइनस 1 इंटू 6, फिर -20, देन माइनस आई आर, तो -1 इंटू 3 बराबर 0। तो यहां से E1 की वैल्यू आ रही है 26, 329 -5 24, तो E1 आ गया यहां से 24 वोल्ट। ऐसे यानी कि अपन नीचे कर रहे हैं, तो नीचे वाले में इक्वेशन लिख रहे हैं, तो यहां से लिखना स्टार्ट किया, तो माइनस आई आर, तो माइनस आई आर, फिर प्लस E2, फिर रुद्रांश करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं, अगेन माइनस आई आर, फिर उसके बाद में पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हैं, -E1, ये अपन बाहर बाहर भी जा सकते हैं जैसे भी चाहो, तो अपन इधर ही चल लेते हैं, -E1, E1 की वैल्यू निकाल चुके हैं हम 24, तो -24, फिर करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं माइनस आई आर, फिर हम इधर करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं माइनस आई आर बराबर 0। तो यहां से E2 की वैल्यू आ रही है अपने पास में कितनी? 35 वोल्ट, 35। तो ऐसे अपन सॉल्व कर पाए, तो दोनों तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। कोई डाउट है रेस कर दो। ठीक है, तो जंक्शन लॉ देख लिया, लूप लॉ देख लिया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है,
फाइंड द करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस इन सर्किट शोन इन फिगर। तो अब आपको सोचना है इसमें जंक्शन लॉ लगाएं या लूप लॉ लगाएं। हाँ हाँ, अभी कूलिंग आ रही है ना थोड़ी, तो हम खिड़कियां बंद कर सकते हैं। बना लिया फिगर। कौन सी अप्रोच बेटर रहेगी अभिषेक? अभिषेक, केवीएल में हमें 3 लूप में जाना पड़ेगा, 3 लूप को अपन अवॉइड करेंगे। तो आउटर आउटर में हमें करंट कहाँ निकालेंगे? 5 ओम रेजिस्टर सर्किट शोन इन फिगर। तो एक्चुअली वो करंट तो सारी अननोन होंगी ना, तो सारी इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी, ऐसा होगा नहीं। बाहर बाहर अपन मूव करेंगे नहीं हो पाएगा, करंट्स अलग अलग होगी ना, ये करंट अलग होगी, ये अलग होगी, ये अलग होगी, इसलिए। तो यहाँ बेटर क्या रहेगा अभिषेक? वोल्टेज असाइन करके बेटर रहेगा। वोल्टेज असाइन करके अपन करेंगे हाईएस्ट वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल पे रोशन अपन 0 वोल्ट मान लें, तो ये हमारा 0 वोल्ट हो गया, तो ये 40 वोल्ट। अब इधर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि रजिस्टर आ गया, ये 0 इधर नहीं लिख पाएंगे, ये 0 इधर लिख पाएंगे, 20 वोल्ट, ये भी 0 है, ये भी 0। अब यहां या यहां नहीं लिख पा रहे हैं, तो रजिस्टर को क्रॉस करने पे नहीं लिख पाएंगे, तो अपने को एक वेरिएबल अज्यूम करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे अपन ने अज्यूम कर लिया x, यहां x अज्यूम करेंगे तो इधर x प्लस 10 हो जाएगा, इधर x अज्यूम करते हो तो इधर x माइनस 10 हो जाएगा। एक्चुअली तुषार इधर x अज्यूम किया तो अपन 10 हाई जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, इसलिए यहां पे जो होगा x प्लस 10। अब कोई एक जंक्शन पकड़ना पड़ेगा, कौन सा जंक्शन ले रहे हो? ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, कौन सा वाला ले रहे हो? एक्स वाला ले लें। तो एक्स वाला ले लें, तो ये वाला जंक्शन लेंगे, तो देखो इधर से करंट कुछ आ रही है, इधर से करंट कुछ आ रही है, और इधर से करंट कुछ आ रही है, ठीक है।
तो ये करंट तो हम लिख पाएंगे, रेजिस्टेंस में है इसलिए। मेरी तरफ देखो, ये करंट हम लिख पाएंगे क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर है इसलिए। ये करंट लिख पाएंगे V बराबर IR से, बट ये वाली करंट नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहां रेजिस्टर है ही नहीं। तो इसमें इक्वेशन बनाओगे कैसे? इक्वेशन बनेगी हमेशा रेजिस्टर के अक्रॉस, हायर माइनस लोअर रेयन अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहां तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो ये वाली करंट नहीं लिख पाएंगे अपन। जब इस जंक्शन में सम ऑफ करंट्स बराबर 0 करेंगे, मान लो मैंने यहां पे इसको I1 लिखा, इसको I2 लिखा और इसको I3 लिखा, खुश I2 लिख पाएंगे रजिस्टर के अक्रॉस, I3 लिख पाएंगे रजिस्टर के अक्रॉस, बट हिमेश अपन I1 नहीं लिख पाएंगे क्योंकि I1 में रजिस्टर है ही नहीं। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? V बराबर IR, उज्जवल है ना? हाँ, तो V बराबर IR इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो क्या सोल्यूशन है? खुश के अलावा कोई और हैंड रेस करके बताना, कोई और बताना चाहे कि फिर आगे कैसे करें। अपन अटक गए। अपन जब I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0 करेंगे तो I2 लिख पाएंगे, I3 लिख पाएंगे, बट I1 योजित नहीं लिख पाएंगे। तो I1 को कैसे मैनेज करें? किसी के दिमाग में दक्ष कुछ आइडिया आ रहा हो? तो श्लोक बोलो। एग्जैक्टली इस I1 के लिए हमें पीछे आना पड़ेगा क्योंकि ये I1 जो है वो इस I4 और इस I5 के बराबर होगी। खुश तुम भी यही बोल रहे थे क्या? हाँ, या तो मतलब आगे तो कुछ है नहीं, I2 I3 है, तो I1 को पीछे ला, दैट्स ओके। तो ये I1 लिखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इसको इक्वेट करना पड़ेगा I4 और I3 से। I4 अपन लिख पाएंगे, I5 अपन लिख पाएंगे। तो कई बार ऐसा होगा, जंक्शन लॉ अप्लाई करोगे ना, तो एक ब्रांच में केवल सेल है तो वहां इक्वेशन फ्रेम नहीं कर पाओगे V बराबर IR, तो फिर उस ब्रांच के पीछे जाना पड़ेगा। जो इस ब्रांच में केवल सेल है तो यहां इक्वेशन फ्रेम नहीं हो पा रही, तो इसके और पीछे जाना पड़ेगा। तो हमें मालूम पड़ा ये जो I1 है ये I4 प्लस I5 के बराबर है। I4 हम लिख पाएंगे, रजिस्टर आ गया। I5 हम लिख पाएंगे, रजिस्टर आ गया, तो हम लिख लेंगे। तो ऐसे हम एक चीज और सीख गए कि यार कई बार प्रॉब्लम में ऐसे अटकते हैं तो फिर पीछे और जाना पड़ता है अपने को। यहां तक कोई कंसर्न है, कुछ इनपुट है, हैंड रेस करो, कुछ चाहिए तो। और पूरा अलर्ट रहना है, पूरा 100% अलर्ट रहना है, पूछना है, कोई शर्माना नहीं है, नहीं आ रहा तो पूछना है, बिल्कुल। तो अब अपनी इक्वेशन यहां पे बनी I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0, और I1 को ब्रेक कर लिया अपन ने I4 प्लस I5। अब जो I1 है वो अपन लिख सकते हैं, रजिस्टर के अक्रॉस अपन देखें तो रजिस्टर में I1 हायर माइनस लोअर, तो 0 माइनस x प्लस 10, ये हायर माइनस लोअर अपॉन 10, ये I1 हो गई। I2 हायर माइनस लोअर, ये मैंने लिखा है I5, ये मैंने लिखा I4, I5 हायर माइनस लोअर, तो 20 हायर है, x प्लस 10 लोअर है, 20 माइनस x प्लस 10 अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस विच इज 10 प्लस। अब हमें लिखना है I2 हायर माइनस लोअर, तो 0 माइनस x अपॉन 10, फिर उसके बाद में I3 हाई माइनस लो, 40 माइनस x अपॉन 5 बराबर 0। अपन एलसीएम ले लेते हैं, तो 10 अपना एलसीएम है, माइनस एक्स माइनस 10, ये हो गया, प्लस 10 माइनस एक्स, इधर हो गया माइनस एक्स, इधर हो गया 80 माइनस 2x
बराबर 0। तो ये 4x बराबर 80, x की वैल्यू आ गई 80/4, 20 वोल्ट। अब हम सारी करंट्स लिख के बता सकते हैं किस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो रही है। तो 5 ओम में करंट पूछिए, तो 5 ओम वाली करंट I3 है, I3 लास्ट वाली 40 माइनस 20, 20/5 कितना है, 5x आ रहा है। तो ये फिर -x -x 5x, तो 16 आ रहा है। तो 16 और इधर 40 और इधर 16, तो 24/5, 4.8। तो I3 की वैल्यू आ गई 4.8 एम्पियर। अब राउट रेस करना, यदि अपन अभिषेक इक्वेशंस बनाते तो इसे यहां से x लाते, इधर y डालते, इधर x माइनस वाई, फिर इधर ब्रेक करते, इधर z, इधर x माइनस वाई माइनस z, तो कितने वेरिएबल हो गए, 3। तो फिर 3 इक्वेशन बनानी पड़ती, उनको सॉल्व करना पड़ता। जंक्शन में ये हुआ, वोल्टेज असाइन किए और एक इक्वेशन से हमारा x आ गया और फिर हमारी करंट आ गई, तो इसलिए ये छोटा है। तो हम ट्राई करेंगे 2 से ज्यादा इक्वेशन हम नहीं बनाएंगे, वो लंबा पड़ेगा इसलिए। तो फिर जंक्शन लॉ से सॉल्व करना है। और डाउट रेज करो। ये एडवांस के हिसाब से हो गया, मेंस के लिए थोड़ा सा लंबा, मेनली एडवांस के हिसाब से हो गया। तो ये किरचॉफ का अपन ने देख लिया, जंक्शन लॉ, लूप लॉ, उस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लिए, और कुछ क्वेश्चन में वोल्टेज असाइन करके सॉल्व हो जाता है, हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, वो भी अपन ने देख लिया। अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं जिसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग किसको बोलते हैं, किसी भी डिवाइस के दोनों एंड पॉइंट्स को एक वायर से कनेक्ट कर दो, तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। A device is said to be short circuited, Jay, if its end points are connected by a plain wire. A device is said to be short circuited if its end points are connected by a plain wire. Plain conducting wire से कनेक्ट कर देंगे तो बोलेंगे डिवाइस शॉर्ट सर्किट हो गई। सो बैटरी है, बैटरी के दोनों एंड्स के बीच में एक प्लेन वायर लगा देना मन, तो अपन बोलेंगे बैटरी शॉर्ट सर्किट हो गई। एक बल्ब है, बल्ब के दोनों एंड्स पे प्लेन वायर लगा दें, बल्ब शॉर्ट सर्किट हो गया। तो कब अपन शॉर्ट सर्किट बोलते हैं रोशन, जब डिवाइस के दोनों एंड्स को प्लेन वायर से कनेक्ट कर दो तो शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। उज्जवल, बैटरी को शॉर्ट सर्किट करने का क्या मतलब होता है, कि बैटरी के दोनों एंड्स को प्लेन वायर से अपन ने कनेक्ट कर दिया तो बैटरी शॉर्ट सर्किट हो गई। तो ऐसे ये फिगर दिया हुआ है, जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये वायर है और ये बैटरी है, इसमें कौन शॉर्ट सर्किटेड दिख रहा है, R1 दिख रहा है, यस, R1 शॉर्ट सर्किट दिख रहा है, R1 के दोनों एंड्स कनेक्टेड है प्लेन वायर से। देखो नेमिंग करें अपन, यदि अपन इस पॉइंट को ए बोले, ये भी ए है, ये भी ए है, इस पॉइंट को बी बोले तो ये बी है, बट ये ना बी है ना ए, ये सी है। तो ए बी में रजिस्टर है और ए बी में प्लेन वायर है, तो हम बोलेंगे हमारा रजिस्टर शॉर्ट सर्किट हो गया। प्लेन वायर में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, प्लेन वायर में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। तो क्योंकि ए बी में प्लेन वायर कनेक्टेड है, यानी कि ए और बी का वोल्टेज सेम है, तो रेजिस्टर के ए और बी एंड का वोल्टेज सेम है, तो जब रेजिस्टर पे निहाल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो रेजिस्टर में करंट फ्लो नहीं करेगी, तो ये रेजिस्टर हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया, रेजिस्टर में करंट फ्लो नहीं करेगी, ये बेकार हो गया। 10th में अपन ऐसे बोलते थे करंट फ्लोज फ्रॉम लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। अब वो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ काम में लेंगे, हम बोलेंगे हमारा रेजिस्टर शॉर्ट सर्किट हो गया, रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो रेजिस्टर में भाविन करंट फ्लो नहीं हो पाएगी क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, बस नीचे नीचे फ्लो होगी। तो जब भी रेजिस्टर शॉर्ट सर्किट होगा, जब भी रेजिस्टर शॉर्ट सर्किट होगा तो उसका मतलब रेजिस्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, उस रेजिस्टर में करंट नहीं जाएगी, आप उसको रिमूव कर दो और बाकी सर्किट को सॉल्व कर लो। तो कार्तिक यहां पे R1 रिमूव हो जाएगा और बस नीचे नीचे वाली लूप बची है जिसमें E लगा हुआ है और R2 लगा हुआ है, तो करंट कितनी होगी, E/R2 होगी। यहां जो करंट होगी ऐसे फ्लो होगी, R2 में R1 में से कोई करंट नहीं जाएगी, और ये जो करंट होगी ये E/R2 के बराबर हो जाएगी।
तो अपन कुसुम किसको शॉर्ट सर्किट करना बोलते हैं? जब प्लेन वायर से डिवाइस के दोनों एंड्स को कनेक्ट कर देता है ना? यदि रेजिस्टर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो उसका भाविन क्या मतलब होगा? उस रेजिस्टर में पीडी जीरो हो गया तो उस रेजिस्टर में करंट फ्लो नहीं करेगी, आप उसको रिमूव कर सकते हो, बाकी सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे फिगर में नमन फ्लो ढंग से देखना है कि कोई रेजिस्टर शॉर्ट सर्किट है क्या। रजिस्टर के दोनों एंड्स प्लेन वायर से कनेक्टेड है तो वो अपना शॉर्ट सर्किट है, उसको आप रिमूव कर दो। तो इसलिए यहां पे R1 को रिमूव किया और नीचे केवल एक लूप बच रही है, इसमें E और R2 है, तो जो करंट अक्ष फ्लो हो रही है वो अपनी E अपॉन R2 फ्लो हो रही है। डाउट रेज करना, खुश बोलो। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है किसी डिवाइस के दोनों एंड्स को प्लेन वायर से कनेक्ट करना। प्लेन वायर पे हमेशा पोटेंशियल सेम होता है। जब ए और बी प्लेन वायर से कनेक्टेड है यानी कि ए और बी का वोल्टेज सेम है, तो रेजिस्टर के दोनों एंड्स पे सेम वोल्टेज है, तो रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो रेजिस्टर में करंट फ्लो नहीं करेगी। ऐसे। प्रेम कुछ कहना है? अभी ऋषभ कुछ कहना है? अभिषेक कहाँ है? हाँ, ए और बी एक ही पॉइंट हो गए, एक ही पॉइंट हो गए क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गए तो वो एक ही पॉइंट हो गए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अप्लायंस शॉर्ट सर्किट कर जाता है, खराब हो जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है एक्चुअली उस अप्लायंस के थ्रू, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है ना, तो लार्ज करंट फ्लो होती है। अप्लायंस के थ्रू लार्ज करंट फ्लो करेगी तो वो शॉर्ट बेकार हो जाएगा। इसलिए तो शॉर्ट सर्किटिंग से करंट बढ़ जाती है एकदम, इसलिए वो खराब हो जाता है। स्पार्किंग भी इसलिए जनरेट होती है क्योंकि करंट बहुत लार्ज आती है इसलिए। तो शॉर्ट सर्किटिंग सेटल्ड है। क्वेश्चन में अपने को केयरफुली देखना होगा कोई रजिस्टर शॉर्ट सर्किटेड है क्या। अब नीचे लिखा हुआ अर्थिंग यानी कि ग्राउंडिंग अ सर्किट। नीचे वाला सर्किट है ग्राउंडिंग वाला, अर्थिंग वाला। ये जो तीन लाइंस बनाई हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने सीखा हुआ है, ग्राउंडिंग का साइन है। तो पॉइंट ए ग्राउंडेड है, जो पॉइंट ग्राउंडेड है रेहान उसका पोटेंशियल जीरो लेना है। तो इस सर्किट में हम अपनी मर्जी से कहीं जीरो नहीं ले पाएंगे, बस इसी पॉइंट का वोल्टेज जीरो आएगा। तो रणवीर ए पॉइंट का वोल्टेज जीरो है। अब बाकी पॉइंट्स का वोल्टेज मेंशन करने की कोशिश करो, ए का जीरो है तो
अभिषेक लिख लिया, सोनी लिख लिया, ठीक है। तो वोल्टेज मालूम पड़ रहे हैं क्या? ए पे 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे भी 0 है। तो फिर सी पे कितना है? -3। तो डी पे भी -3, एफ पे भी -3। यहाँ 0 है क्योंकि यहाँ 0 है। इधर नहीं लिख पा रहे बट इधर लिख पा रहे हैं। यहाँ -3 हो गया, तो इधर भी -3, इधर भी -3, और फिर 6 से लो आ रहे हैं -9। तो सबका वोल्टेज मालूम पड़ गया। अब करंट लिख पा रहे हैं रोशन, जो 2 ओम रजिस्टर है उसमें करंट किधर से किधर आएगी? ऊपर -9 है और नीचे 0 है, तो हाई कौन है? 0। 0 वाला हाई है, -9 वाला लो है, तो हाई से लो, तो ऐसे करंट जाएगी इसमें, इसे ऐसे। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 9 और नवनीत रेजिस्टेंस है 2, तो यहां जो करंट आएगी वो आएगी 4.5 एम्पियर। एम्पियर। तो ये वाली करंट 4.5 एम्पियर है। अब बीच वाली बैटरी से करंट नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वहां रेजिस्टर नहीं है। नीचे वाले में आओ, इधर -3 है और इधर 0 है, तो ऐसे में करंट हाई से लो, तो 0 से -3, तो यहां हो गई 3/4, 0.75 एम्पियर। तो ये 0.75 एम्पियर। 4.5 ऊपर से आ रही है, नीचे से 0.75 आ रही है, ये दोनों मिलके ऐड होके बीच में जाएगी, तो ये वाली करंट हो गई 5.25 एम्पियर। तो अपने पूरा सर्किट सॉल्व कर लिया। जहां ग्राउंड था वहां 0 किया भाविन, बाकी जगह का वोल्टेज लिखा, बैटरीज को जंप कर करके दोनों रजिस्टर में अभिषेक अपने को पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, वहां से दोनों रजिस्टर में से करंट निकाली अपन ने, और फिर निहाल बीच वाले में से जंक्शन लॉ के थ्रू अपन ने करंट निकाली। जिस ब्रांच में केवल सेल है वो जंक्शन लॉ से आएगी, उसकी करंट V बराबर IR से नहीं आएगी क्योंकि R है ही नहीं वहां पे, इसलिए। देखो मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? हाँ? तो दिस इज अर्थिंग और ग्राउंडिंग अ सर्किट। -9 वोल्ट कैसे लिखा? आदित्य कहाँ है? एब्सेंट है। तो -9 कैसे लिखा? तो यहां 0, यहां नहीं लिख पा रहे, इधर 0, इधर गए -3, इधर भी -3। अब -3 से 6 लो आ रहे हैं, तो -3 से 6 लो आए तो -9, इसलिए यहां का वोल्टेज -9 आ रहा है। ऑड आउट रेज करो, ठीक है, ओके। अब हम लोग आ रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो पहले ये फिगर बना, पहले ये इधर वाला लिखना है। हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स टॉपिक पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। जैसा अपन ने स्प्रिंग्स का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे अपन इसको पढ़ रहे हैं।
थोड़ा सोच सोच के लिखना है, फिगर छोटे बनाने हैं।
हो गया डन। वापस बोला। मेथड 2 में लिखा है इन सीरीज V1 V प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर, उसके बाद लिखा है V1 इज टू V2 इज टू V3 बराबर R1 इज टू R2 इज टू R3। नेक्स्ट लिखा है V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर E, फिर इम्प्लाइज करके लिखा हुआ है V1 बराबर R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू E। करें? हाँ, मेथड 2 थोड़ा बड़ा कर दूंगा ना। करें हम लोग? फैन बंद कर लें, कूलिंग ठीक हो रही हो तो। ओके, तो हम पहले तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ क्यों रहे हैं, किसी को आइडिया है? एक है जेई का सिलेबस है, 12th पास करनी है, आईआईटी में जाना है, इधर ये करना है, वो ठीक है। हम मतलब ये टॉपिक क्यों है, फिजिक्स में टॉपिक क्यों है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स क्यों है, कोई बताएगा? खुश के अलावा नवनीत, कुछ झगड़ा वगैरह हुआ क्या? क्या हुआ ये? अच्छा, कुछ गुस्से में तो नहीं लगा है? अच्छा ठीक, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स अभिषेक क्यों पढ़ रहे हैं अपन? हाँ, और कोई? एक सेकंड, और कोई? तुषार? हाँ, ठीक है। और मतलब और क्या यूटिलिटी है इसकी उज्जवल? डिवाइसेस की करंट की जो जिनको करंट की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, जैसे होम्स में पैरेलल में कनेक्ट होते हैं क्योंकि हर एक डिवाइस जो है उसकी वो तो हो गया सीरीज पैरेलल की ट्रेड्स हो गई, करते क्यों है? हाँ, पैसा सेव करने के लिए। तो एक्चुअली क्या है कि भाई हमारे को जैसे मुझे 26 रुपए का पेमेंट करना है डिजिटल नहीं करेंसी से, 26 रुपए का पेमेंट करना है, कैसे करूं? अच्छा, आलू खरीदे मैंने, मेरे को 26 रुपए पे करना है, कैसे करूं? 20 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, या फिर 10-10 के दो नोट, 5 का, 1 का, ऐसे मल्टीपल वे में अपन कंबाइन कर सकते हैं, है ना? तो अब मेरे को 143 रुपए 143 रुपीज पे करना है, तो गवर्नमेंट ने 143 का नोट नहीं बनाया, 143 स्टैंडर्ड डिनोमिनेशन हमारे पास है, उन्हीं को कंबाइन करके हम डिजायर्ड वैल्यू जनरेट करते हैं। डिजिटल तो अलग बात होगी, अदरवाइज सेम मैनर में रजिस्टर्स भी कमर्शियल कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज के प्रेम अवेलेबल होंगे, स्टैंडर्ड वैल्यूज के रजिस्टर्स अवेलेबल होंगे, अलग अलग डिवाइसेस की अलग अलग सर्किट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी। तो जितनी रिक्वायरमेंट है, सपोज हमारी 3.2 ओम की रिक्वायरमेंट है, तो 3.2 ओम कमर्शियली अवेलेबल ही नहीं होगा,
तो जो अवेलेबल है स्टैंडर्ड वैल्यूज उन्हीं को मर्ज करके हमें 3.2 ओम जनरेट करना होगा। तो डिजायर्ड वैल्यू के लिए कैसे कनेक्ट करें, है ना? तो उसी सब के लिए अपन पढ़ रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बेसिक अरेंजमेंट हो गया सीरीज और पैरेलल, ऑलरेडी स्प्रिंग्स में पढ़े हुए हैं अपन। Yes. फिर अपन जब हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे तो वहां पे थर्मल रॉड्स, थर्मल रेजिस्टर्स होंगे, उनको कनेक्ट करेंगे। अभी यहां पर आ रहा है, अब कैपेसिटर्स वाले चैप्टर में आएगा, कैपेसिटर्स कनेक्ट करेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंडक्टर्स कनेक्ट करेंगे। तो सीरीज पैरेलल कई जगह पर आएगा, है ना? तो ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम डिजायर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस जनरेट कर पाए, उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो दो बेसिक अरेंजमेंट है सीरीज और पैरेलल। सीरीज एंड टू एंड, पहली डिवाइस का एंड से दूसरी डिवाइस का एंड, फिर दूसरे के एंड से तीसरे का एंड, एंड सो ऑन। देखकर कैसे मालूम पड़ेगा फर्स्ट से सेकंड पे जा रहे हैं, सेकंड से थर्ड पे जा रहे हैं, बीच में कोई और वायर नहीं निकल रहा है, एंड टू एंड कनेक्शन है। अपन यदि पीछे के फिगर्स में देखें, जैसे सपोज यहां देखें, तो ये दोनों सीरीज में क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में एक और वायर निकल रहा है, इसलिए दोनों सीरीज में नहीं, कि बीच में एक और वायर निकल रहा है। यदि ये कनेक्शन नहीं होता तो फिर ये दोनों सीरीज में होते। तो ऐसे सीरीज का मतलब एंड टू एंड यानी का कनेक्शन, और बीच में से कोई और वायर नहीं निकल रहा है, तो उसको सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। तो सीरीज कनेक्शन में ये एंड टू एंड इस तरह से हो गया। तो R1, R2, R3 ये अपने 3 रेजिस्टर्स लिए जो कि आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। 3 रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ बैटरी है, स्विच होगा जो हमने बनाया नहीं। तो मैं यहां से क्या समझाना चाह रहा हूँ, कलर्स के थ्रू क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, एक प्लेन वायर और रेजिस्टर में क्या डिफरेंस है? रेजिस्टर में स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, 10 ओम, 50 ओम, 20 ओम, तो उतनी वैल्यू का रेजिस्टेंस है। प्लेन वायर में रेजिस्टेंस नहीं है। रियल लाइफ में कोई ऐसा वायर नहीं होता जिसका रेजिस्टेंस नहीं हो। तो प्लेन वायर में रेजिस्टेंस नहीं, कहने का मतलब है कि कनेक्टेड डिवाइस के रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो हम उसको जीरो रेजिस्टेंस मानते हैं। तो नमन यहां से यहां तक प्लेन वायर कनेक्टेड है। प्लेन वायर में वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों चेंज नहीं आएगा? क्योंकि प्लेन वायर में V बराबर आई आर, आर जीरो है, तो V भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आप बोलो सर V जीरो है तो फिर करंट क्यों फ्लो कर रही है? वो केवल कंडीशन रेजिस्टर के साथ में है कि रेजिस्टर में करंट तभी फ्लो करती है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। प्लेन वायर, बैटरी और किसी डिवाइस के साथ तो कंडीशन नहीं है, बस रजिस्टर के साथ कंडीशन है, रजिस्टर में करंट तभी फ्लो करेगी जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर R1 के लेफ्ट एंड तक, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर रुद्रांश R1 के लेफ्ट एंड तक बीच में केवल प्लेन वायर है, तो पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा। तो पूरा ग्रीन कलर एक सिंगल वोल्टेज को डिनोट कर रहा है। अब R1 में करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप होगा। फिर R1 से R2 के बीच में प्लेन वायर है, यहां पे वोल्टेज सेम रहेगा, तो रेड कलर से दिखाया मैंने। फिर R2 में वोल्टेज चेंज आएगा जय, और R2 के राइट एंड से R3 के लेफ्ट एंड के बीच में प्लेन वायर है, यहां वोल्टेज सेम होगा। फिर R3 में वोल्टेज चेंज आएगा, और R3 के राइट एंड से लेके बैटरी के राइट एंड से लेकर तक बीच में प्लेन वायर है, तो वहां निहाल वोल्टेज सेम रहेगा। तो ये पूरा वोल्टेज सेम रहेगा, यहां से यहां तक वोल्टेज सेम, ऐसे। तो मैंने वोल्टेज का वेरिएशन बताया। अब वो क्या रहा है देखो, अपन ऑलरेडी सर्किट में कहीं पे 0 वोल्ट लेना सीख गए। तो यदि मैं यहां पे 0 वोल्ट ले लूं तो ये भी 0 वोल्ट हो गया, यहां 0 लिया तो यहां E हो गया। तो इधर वोल्टेज E है और इधर वोल्टेज 0 है। तो देखो पहले कांस्टेंट वोल्टेज है, फिर R1 में ड्रॉप हुआ वोल्टेज, फिर कांस्टेंट वोल्टेज है, फिर R2 में ड्रॉप हुआ, फिर कांस्टेंट है, फिर R3 में ड्रॉप हुआ, और हम 0 पर आ गए। हम E से स्टार्ट किए और 0 पर आ गए। ये वोल्टेज का वेरिएशन। आप बोलो सर किसी को आपने छोटा बनाया, किसी को बड़ा बनाया, वो कैसे किया? वो मैंने अपनी मर्जी से एक सिचुएशन ले ली जिसमें मैंने यहां पे सबसे ज्यादा ड्रॉप दिखाया, यहां कंपैरेटिवली कम, और यहां सबसे कम। ये मैंने माना है, ऐसा कोई सिचुएशन लेनी थी तो मैंने ऐसे अज्यूम कर ली, है ना? तो ऐसे यहां लेफ्ट एंड से राइट एंड पे जाने पे वोल्टेज में ड्रॉप आ रहा है, लेफ्ट एंड से राइट आने पे वोल्टेज में चेंज आ रहा है, ठीक है ना? तो हम देखो यहां पे ये चीज सबको सीखनी है, ध्यान देना। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में E पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इन तीनों रेजिस्टर्स में भी E पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जो ओवरऑल वोल्टेज अप्लाइड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस। और यहां से यहां ये V3 हो गया, यहां से यहां ये V2 हो गया, ये V1 हो गया, और इन तीनों का सम किसके बराबर हो गया? E के बराबर हो गया। यदि मैं इस पॉइंट को A बोलूं, इसको B बोलूं, तो यहां का डिफरेंस
प्लस यहां का डिफरेंस प्लस यहां का डिफरेंस बराबर ओवरऑल डिफरेंस, तो ई के बराबर। तो हम बोलेंगे सीरीज कनेक्शन में एंड टू एंड रजिस्टर्स होते हैं, बीच में से कोई वायर नहीं निकलता है, सारे रजिस्टर्स के थ्रू करंट सेम जाती है, ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा, इंडिविजुअल रजिस्टर्स में जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है, चेंज होता है, उनका सम ओवरऑल वोल्टेज के बराबर होता है। ये पॉइंट सबको बहुत स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करना है कि अपन ने ई वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, और वो ई वोल्टेज इन रजिस्टर्स में तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, V1 V2 V3, सच दैट V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर ई। अप्लाइड वोल्टेज तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, V1 प्लस V2 प्लस V3 ई के बराबर है। तो ऐसे सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, और वोल्टेज इसका सम ओवरऑल अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होता है, और करंट सारे रजिस्टर्स के थ्रू सेम होती है। तो करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, ये अपने लिखा, एंड सम ऑफ पीडीज अक्रॉस इंडिविजुअल रजिस्टर इक्वल्स ओवरऑल पीडी अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, ये अपने लिखा। ये दो पॉइंट लिखे, तो हमने लिखा V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर ई। अब यहां पे वोल्टेज V1 है, तो इसमें करंट कितनी जाएगी, V1 अपॉन R1। इस पे वोल्टेज V2 है, तो करंट V2 अपॉन R2। इसमें वोल्टेज V3, तो करंट V3 अपॉन R3। तीनों में करंट सेम है, तो V1 इज IR1, V2 इज IR2, V3 इज IR3। तो V1 IR1, V2 IR2, V3 IR3, ये हो गया। तो ये अपन ने पहले सीरीज कॉम्बिनेशन समझ लिया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? अगर इन तीनों एक सेकेंड, इक्वल रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, ये अपने को जज करना समझना है। रुद्रांश, विनय, खुश के अलावा, तुषार के अलावा, अभिषेक के अलावा, दक्ष के अलावा, कुसुम के अलावा, नेम, तनीषा के अलावा, नेम, देविशी के अलावा, दक्ष के अलावा, और कोई इधर से कोई बोल रहा है? अभिषेक बोलो। एक सिंगल रजिस्टर लगा दें, इन तीनों रजिस्टर को यहां से हटा दें और एक सिंगल रजिस्टर लगा दें, और बैटरी से सेम करंट विड्रॉ हो रही है, तो हम बोलेंगे जो सिंगल रजिस्टर है गिवन कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है। निहाल, इन तीनों रजिस्टर्स को हटा दिया, उसकी जगह एक सिंगल रजिस्टर लगा दिया, और सेम करंट विड्रॉ हो रही है, सेम बैटरी से सेम करंट विड्रॉ हो रही है, तो बोलेंगे इनका इक्विवेलेंट है। वापस से इन तीनों रजिस्टर्स को, ये ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, यहां पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी है। तो रोशन ए और बी से इन तीनों रजिस्टर्स को हटा दिया, और यहां एक सिंगल रजिस्टर लगाया, और वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि पहली जितनी करंट आ रही थी अभी भी उतनी करंट आ रही है, तो हम बोलेंगे वो सिंगल रजिस्टर गिवन कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है। तो जितनी सीरीज में इंडिविजुअल रजिस्टर्स में करंट फ्लो हो रही है, इक्विवेलेंट में भी उतनी ही करंट फ्लो होगी, सेम वोल्टेज को निहाल अप्लाई करने पे सेम करंट फ्लो होगी। तो ये इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आता है? कोई पूछेगा नहीं डिफाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कोई नहीं पूछेगा, पूछता भी तो अपन बता देंगे, और अप्लाइंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस करंट शुड बी सेम, तो हम बोलेंगे फिर वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो इसके बाजू में मैंने देखो ई बैटरी लगाई, आर ई क्यू यहां बनाया, और इसमें सेम करंट आई फ्लो कराई है, यहां पे भी आई लिखा है, इधर आई लिखा हुआ है, यहां पे भी आई लिखा हुआ है, तो ये इसका इक्विवेलेंट हो गया। सेम वोल्टेज सेम करंट, तो सिंगल रजिस्टर गिवन कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है। तो सीरीज में जितनी R1 R2 R3 में करंट आ रही है, इक्विवेलेंट में भी उतनी करंट आ रही है, सेम वोल्टेज अप्लाई करने पर। डन, ठीक है। तो यहां इस पे इक्वेशन लिखेंगे, तो यहां वोल्टेज ई है, तो इसमें करंट हो गई ई, हो गया आई इंटू आर इक्विवेलेंट, तो ये मैंने लिखा ई बराबर आई इंटू आर इक्विवेलेंट, है ना। तो ये वैल्यूज मैंने V1 की, V2 की, V3 की और ई की वैल्यू यहां पर डाल दी, सब में आई कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है IR1 IR2 IR3, और ये IR इक्विवेलेंट, तो आई पूरे में से कॉमन आ रहा है, हट गया, क्या बचा? आर ई क्यू बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारी डेरिवेशन हो गई बोर्ड्स के लिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। हमने ये पॉइंट बना लिया, इन सीरीज R इक्विवेलेंट इज सिग्मा RI, दैट मींस R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। यहां तक समझ में आ रहा है? फिर अब मेरा एम होता है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने का, कि गिवन रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करें। तो देखो, जैसे मान लीजिए मैं सपोज सर्किट में जब भी वोल्टमीटर लगा हुआ है, तो उसका काम वोल्टेज रीड करने का है,
वो सर्किट को अफेक्ट नहीं करेगा, बस वो वोल्टेज रीड कर रहा होगा। R1 बराबर 6 ओम, R2 बराबर 2 ओम, R3 बराबर 4 ओम। और ये वोल्टेज दिया हुआ है सपोज 18 वोल्ट, और यहां एक वोल्ट मीटर लगा रखा है और उसकी रीडिंग पूछिए सपोज, है ना। तो मुझे वोल्टेज निकालना है सीरीज में किसी एक रजिस्टर के अलोंग। तो हमने बोला दो मेथड है हमारे पास में दक्ष। ये जो वोल्टमीटर ना, अभी हम जब तक हम वोल्टमीटर मीटर पढ़ते नहीं है, हमें मानना है वोल्टमीटर केवल वोल्टेज रीड करने का काम कर रहा है, उसको वहां से हटा दो, इसको यहां से हटा दो, बस यहां जो पोटेंशियल है वो ये रीड करके दे देगा, सर्किट को अफेक्ट नहीं कर रहा, बस वोल्टेज मेजर करने का काम कर रहा है। तो वोल्टमीटर को वहां से हटा दो, बाकी सर्किट को सॉल्व कर लो। जिन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टमीटर लगा हुआ है वो जो वोल्टेज है उतना वोल्टमीटर रीड करके देगा। तो मेरे को R2 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो कोई एक मेथड बताओ कि सर ऐसे निकाल लो। सीरीज अपन ने देख लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, आर इक्विवेलेंट कितना होता है, सबके थ्रू आई सेम होती है। अब अपने को सोचना है कि कैसे अपन निकालें, रुद्रांश के अलावा बोलो। आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, पहली स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप, पहले करंट निकाल ली, सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप, आई आ गया। थर्ड स्टेप, V बराबर आई आर लगा दें तो V2 बराबर आई आर टू, तो V2 आ जाएगा, है ना। तो एक मेथड निकाल क्या रहा, एक मेथड रहा कि अपने को सीरीज में किसी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो पहले सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालो, फिर उसके बाद में तनीषा करंट निकालो, और फिर जिस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए आई इंटू आर कर दो, तो वहां से वोल्टेज आ जाएगा। एक मेथड ये रहा, इससे सॉल्व करेंगे। सेकेंड मेथड, और कोई बता रहा है, वोल्टेज हमें ये फील करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये फीलिंग आए, नहीं आती तो मुझे बोलना, मैं और अच्छे से समझाऊंगा कि ओवरऑल वोल्टेज 18 है जो कि इन तीनों में डिवाइड हो रहा है। 18 टोटल वोल्टेज है और वो इन तीनों में डिवाइड हो रहा है, V1 V2 V3 सच दैट V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर E। तो मेथड 1 में हम वोल्टेज से जाएंगे। तो वोल्टेज में हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज में हम ये नोट कर रहे हैं कि भाई जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है वो डिवाइड हो रहा है। तो हमारा ये हो गया तनीषा V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर E विच इज 18 वोल्ट। ये पहला हो गया। अब वोल्टेज किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, V बराबर आई आर रिकॉल करेंगे। क्या रिकॉल करेंगे परीक्षित, V बराबर आई आर, ये रिकॉल करेंगे। अब I सबके थ्रू सेम है तो V प्रोपोर्शनल टू R, तो V प्रोपोर्शनल टू R, सो V1 is to V2 is to V3, R1 is to R2 is to, तो ये रेशियो आ गया 6:2:4, दैट इज 3:1:2, ये हमारा रेशियो। आप जैसे राम श्याम महेश में A:B:C में डिवाइड करना है किसी क्वांटिटी को, तो राम को कितना मिलेगा, A/A प्लस B प्लस C। देखो सबको ये रेशियो वाला पार्ट रिकॉल करना है, नहीं आता है तो हैंड रेस करना, अपन अच्छे से सीखेंगे। यदि किसी क्वांटिटी को A:B:C रेशियो में डिवाइड करना है
यदि इस क्वांटिटी को A/B/C रेशियो में डिवाइड करना है तो पहला नंबर कितना होगा A/A प्लस B प्लस C इंटू टोटल, सेकंड कितना होगा B/A प्लस B प्लस C इंटू टोटल, ऐसे थर्ड नंबर। क्या हम इससे फेमिलियर है A/A प्लस B प्लस C इंटू टोटल। तो ऐसे हमारा V1 हो गया है, यहाँ पे V1 हो गया 3/3 प्लस 1 प्लस 2 इंटू टोटल, तो ये हो गया 9 वोल्ट। ऐसे V2 हो गया हमारा 1/3 प्लस 1 प्लस 2 इंटू टोटल, हो गया 3 वोल्ट। तो ऐसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। पहले V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर E, फिर V प्रोपोर्शनल टू R, सो V1 इज टू V2 इज टू V3 है, R1 इज टू R2 इज टू R3, और वहां से अपने V1 V2 V3 निकाल लिया। मेथड 2 में अभिषेक क्या कर रहे हैं मन? R इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं ना। मेथड 2 में R इक्विवेलेंट which is sigma Ri which is 12 ohm, फिर I निकाला E upon R equivalent that is 18 by 12 1.5 एम्पियर, और फिर V1 चाहिए IR1 1.5 इंटू 6 9 वोल्ट, ऐसे V2 IR2 that is 1.5 इंटू 2 3 वोल्ट। ये दो मेथड हो गए, या तो वोल्टेज को डिवाइड कर दो रेशो में, और या फिर पहले R इक्विवेलेंट फिर अनवीर I, और फिर वहां से V1 V2 V3 आ रहा है। डाउट रेज करना। तो ये हमारा सर्किट है। If reading of voltmeter is 3 volt, then find reading of the ammeter and the value of R.
अमीटर वोल्टमीटर को आइडियल ट्रीट करना है, कुछ नहीं दे रखा है तो अमीटर बस करंट बताने का काम कर रहा है। ट्राई करो बिना स्केल के पेन से छोटे छोटे फिगर बनाने की, बिना स्केल। वन पॉइंट फाइव रेजिस्टेंस 4.5 योजित, निहाल, तो रजिस्टर के अक्रॉस 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज मालूम है, तो उससे 2 ओम की करंट आ जाएगी कितनी, 1.5। तो आई आ गया V1 अपॉन R1 से, दैट इज 3/2 1.5। अपने को R निकालना है तो टोटल करंट R इक्विवेलेंट से निकालें, इक्वेट कर दें उसको, है ना एक तरीका ये। तो I बराबर E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, सो 1.5 बराबर 15 अपॉन 2 प्लस 5 प्लस R, 15 अपॉन 1.5 10 निहाल, और 10 में से 7 गया तो 3, तो R की वैल्यू आ रही है 3 ओम। 3। तो ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज में लिया। डाउट रेज करना। माविन कहाँ इशू नहीं, कर दूं फ्लिप? ओके, अब आ रहे हैं अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। All resistors are connected across the same endpoints. अच्छा, इससे पहले एक और चीज जो अपने को थ्योरी में देखनी थी, ये अपन ने कर लिया। अब मेथड 1 देखो जो मैंने लिखवाया, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसी रजिस्टर में, तो मेथड क्या पता है, पहले आर इक्विवेलेंट निकालो, फिर आई निकालो, और फिर V1 आई R1 V2 आई R2 ऐसे कर लो। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड है, हम बोल रहे हैं सीरीज में V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर E, एंड V1 इज टू V2 इज टू V3, R1 इज टू R2 इज टू R3। तो V1 कितना होगा, इस रेशियो में डिवाइड करना है, तो इसे A टू B टू C रेशियो में डिवाइड करना है। तो पहला पार्ट कितना होगा, A अपॉन A प्लस B प्लस C इंटू रोल। ऐसे यहाँ पे R1 टू R2 टू R3 रेशियो में। आप कैसे रिकॉल करोगे, आप मन में बोलोगे V बराबर IR, और सीरीज में रणवीर I सेम है, तो V प्रोपोर्शनल टू R। तो V1 इज टू V2 इज टू V3 ऋषभ, R1 इज टू R2 इज टू R3 उज्जवल। तो वहां से V1 की प्रीम वैल्यू आ गई, R1 इज टू R2 इज टू R3 रेशियो में डिवाइड करना है। तो पहला वाला पार्ट कितना होगा रमन, R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू E, ये पहला वाला पार्ट हो गया। ऐसे सेकंड वाला, थर्ड वाला, ऐसे दो तरह से अपन निकाल सकते हैं। अब काफी क्वेश्चंस है ना, सीरीज में 2 में डिवाइड करना होगा, सीरीज में 2 में डिवाइड करना होगा वोल्टेज क्वेश्चंस में। तो फटाफट रिकॉल किया, V बराबर IR, I सेम, सो V प्रोपोर्शनल टू R। तो R1 में कितना होगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू E। R2 में कितना होगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू E। एक निकाल लिया तो दूसरा सबट्रैक्ट करके आ जाएगा, क्योंकि V1 प्लस V2 E के बराबर है। तो कार्तिक अपन ने पहला वाला निकाल लिया कि पहला वाला कितना है, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू E। तो सेकंड कितना होगा, V माइनस V1, सेकंड वाला हो जाएगा। तो ऐसे खटाखट अपने को सीरीज में वोल्टेज को डिवाइड करना आना चाहिए। रेशो में किसी को इशू है, शर्माना बिल्कुल नहीं है, मुझे बोलना है, मैं पूरा लिख के समझाऊंगा अच्छे तरह से। A टू B टू C सबको क्लियर है ना,
कि ए टू बी टू सी में डिवाइड करते हैं तो पहला पार्ट भाविन ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इंटू टोटल होता है, ऐसे सेकेंड और थर्ड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने कर लिया, इस पे बेस्ड अपने डायरेक्ट एप्लीकेशन देखी। अब पैरेलल में, तो पैरेलल में बोल रहा हूं ऑल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस सेम एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो ये मैंने 3 रजिस्टर बनाए और ये बैटरी बनाई। एक्चुअली ये प्लेन वायर है तो ये सारे एक ही पॉइंट है, ये प्लेन वायर है इसलिए, और ये पूरा प्लेन वायर है तो ये भी एक ही पॉइंट है। तो यहां ए और बी मार्क किया तो ये भी ए और बी है, ये भी ए और बी है, ये भी ए और बी है। तो सारे तीनों रजिस्टर्स और सौरभ ये डिवाइस बैटरी चारों एक ही एंड पॉइंट्स के बीच में, सेम एंड पॉइंट्स के बीच में। देखो ये फील आ रहा है क्या डायग्राम को देख के कि तीनों रजिस्टर्स और बैटरी सेम एंड पॉइंट्स ए और बी के बीच में है, तो इसलिए अपन इनको पैरेलल बोल रहे हैं। तो लेफ्ट में मैंने पूरा रेड कलर दिखाया एक ही वोल्टेज वाला, और ये ग्रीन वाला कलर दिखाया दूसरा वाला। यहां से बैटरी से आई करंट आ रही है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, i1 प्लस i2 i3, और i1 प्लस i2 प्लस i3 बराबर i, तो वो अपन लिखा है, तो नोट कर लो।
लिखिए। ओके, डन, करें। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देख के मालूम पड़ रहा है सारे रजिस्टर्स सेम एंड पॉइंट्स के बीच में है ना। तो ये ए और बी पॉइंट है, तो बस बैटरी भी ए और बी में है और ये भी ए और बी में है। देखो, जिससे ये सर्किट है, हम बोलेंगे यहाँ पे एक सिंगल लूप है, एक सिंगल लूप है, करंट थ्रू आउट सेम रहेगी क्योंकि करंट को डिवाइड होने के लिए कहीं पाथ ही नहीं मिला है, एक ही वायर थ्रू आउट फ्लो कर रहा है, तो करंट थ्रू आउट सेम रहेगी, है ना। तो यहां करंट सेम है और वोल्टेज जो ए बी के बीच में था वो डिवाइड हुआ कार्तिक V1 V2 V3 में। अब उज्जवल इस वाले में बात करें तो इसमें एंड पॉइंट सेम है, तो यानी कि चारों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, तो बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज ई है यहां पे, तो ऐसे में इन चारों रजिस्टर, तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज भी ई है। देखो इसकी फीलिंग नहीं आती तो हैंड रेस करना, इसकी फीलिंग नहीं आती तो हैंड रेस करना कि तीनों रजिस्टर्स पे वोल्टेज सेम है और बैटरी के वोल्टेज के बराबर है। ये ठीक है रणवीर? रणवीर वोल्टेज जो होगा ना वो एंड पॉइंट्स में होगा, तो जो बैटरी है वो इधर ए और बी में कनेक्टेड है। अब ये प्लेन वायर है, तो ये भी ए पॉइंट है, ये भी ए पॉइंट है, ये बी है, सेम वोल्टेज वाले पॉइंट, सेम वोल्टेज सेम पॉइंट। तो बैटरी ए और बी में, R3 R2 R1 तीनों ए और बी में। पोटेंशियल हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में होता है, तो चारों डिवाइसेस सेम पॉइंट्स ए और बी में है, इसलिए चारों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है। तो बैटरी पे ई है, तो अपना भावेन R1 R2 R3 तीनों पे वोल्टेज कितना है? ई के बराबर है, तो तीनों पे नवनीत वोल्टेज ई है, तो ये वोल्टेज ई हो गया। अब यहां से बैटरी से करंट आ रही है, मैंने बताया करंट कहीं से आती नहीं है, अपन बोलने के लिए ऐसा बोलते हैं कि बैटरी से आई करंट आ रही है, बट करंट जस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होते हैं और बैटरी की वजह से वो मूव करते हैं। तो यहां पे इशिता करंट आई आ रही है और वो इन तीन में डिवाइड हो गई, तो यहां i3 गई, यहां i2 गई, यहां i1 गई और जब मिलके वापस आई आ गई।
तो पैरेलल का सेटअप समझ में आ रहा है कि सारे रजिस्टर सेम निहाल एंड पॉइंट्स बीच में है, इसलिए सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम है, उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो सीरीज में करंट सेम थी, वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर आई। पैरेलल में वोल्टेज सेम है, करंट डिवाइड हो रही है, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर आई। तो ये अपन ने देख लिया। अब तीनों पे वोल्टेज V है, E है, तो इसमें करंट कितनी होगी E अपॉन R1, इसमें कितनी होगी E अपॉन R2, इसमें कितनी होगी E अपॉन R3। तो ये मैंने I1 I2 I3 लिख दिए। इसको एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस करें, सेम बैटरी से कनेक्ट करें, तो टोटल करंट सेम आनी चाहिए। तो यहां REQ, E और I मैंने बना दिया। तो इधर रिलेशनशिप यश लिखेंगे तो हो जाएगा I बराबर E अपॉन REQ, है ना। अब ये इन चारों वैल्यूज को मैंने यहां पे डाल दिया, तो E अपॉन REQ, E अपॉन R1, E अपॉन R2, E अपॉन R3, E कैंसिल हो गया और मेरे पास आ गया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज दिस। तो ये मेरा पैरेलल का फॉर्मूला आ गया कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो 1 अपॉन REQ इज दिस। ये अपन ने लिखा इन पैरेलल रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो शार ये हो गया अपना कि अपन ने जनरल लिख दिया 1 अपॉन REQ इज 1 अपॉन सिग्मा RI। अब इस समेशन की एक खास प्रॉपर्टी होती है, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, मान लो एक 2 ओम है, एक 3 ओम है, एक 5 ओम है, तो R इक्विवेलेंट जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आएगा। तो 2, 3, 5, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं R इक्विवेलेंट 2 से छोटा आएगा। उसका रीजन क्या है, देखो हम कैसे बोल पा रहे हैं 2 से छोटा आएगा। हम एक्चुअली 1 अपॉन R बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 सपोज ये कर रहे हैं। अब इनमें 2 सबसे छोटा था, तो ये 2 का रेसिप्रोकल 0.5। अब 0.5 में कुछ ऐड हो रहा है, 0.5 में कुछ ऐड हो रहा है और उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 से छोटा आएगा। 0.5 का रेसिप्रोकल 2 है, 0.5 में कुछ ऐड हो रहा है और फिर सौरभ उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वैल्यू 2 से छोटी आएगी। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है R इक्विवेलेंट उससे भी छोटा आएगा। तो ये अपन ने लिखा R इक्विवेलेंट इज लेसर देन द लीस्ट रेजिस्टेंस प्रेजेंट। ये हमेशा इस रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी रहेगी समेशन की। नमन ठीक है। फिर अपन बोल रहे हैं यदि सब बराबर हैं तो 1 अपॉन R 1 अपॉन R 1 अपॉन R n बाय R, रेसिप्रोकल लेंगे तो R बाय n, तो यहां पे R बाय n हो जाएगा और सीरीज में NR हो जाएगा, R R R R मिलके NR हो जाएगा। तो सीरीज में NR, पैरेलल में R बाय n। यदि सब बराबर हैं तो वोल्टेज तो करंट बराबर बराबर डिवाइड होगी, तो एक में I बाय n हो जाएगी। और सीरीज में सब बराबर हैं तो वोल्टेज बराबर बराबर डिवाइड होगा, तो एक में V बाय n हो जाएगा। तो ये भी हमें समझ में आता है। अब करंट किस रेशियो में डिवाइड होगी, तो V बराबर IR, ईशान V सेम है सब में, तो यानी कि I प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। तो यहां रेशियो आएगा 1/R1 इज टू 1 अपॉन R2 इज टू 1 अपॉन R3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे रेशियो आया सपोज 1/2 1/3 1/4, जो करंट का रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो 6 इज टू 4 इज टू 3। अब इस रेशियो में टोटल करंट को डिवाइड कर देंगे। पहली वाली कितनी होगी 6 अपॉन 6 प्लस 4 प्लस 3, ऐसे सेकंड वाली, ऐसे थर्ड वाली। तो जब करंट डिवाइड करनी हो तो V बराबर IR, V सेम, सो I प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। सीरीज में V बराबर IR, I से नहीं उल्टा बोल दिया, इधर V बराबर IR, V सेम, तो I प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। सीरीज में V बराबर IR, I सेम, तो V प्रोपोर्शनल टू R। उस तरह से अपन डिवाइड करेंगे। तो ये अपन ने देख लिया। काफी बार हमें ना, ये कहां गया, एक से ये तो यहां हमने ऐसे बोला कि हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में। बहुत बार हम दो दो को क्लब करते हैं ऐसे, ये लिखा होता ना, एक R1 और एक R2। तो R इक्विवेलेंट जो होगा, रोशनी कहां से आया, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। फिर रेसिप्रोकल लेंगे R1 R2, ऊपर एलसीएम लेंगे R1 R2, तो ऊपर आ जाएगा R2 प्लस R1, और फिर रेसिप्रोकल लेंगे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो कई बार ऐसे 3 4 ऐसे वैल्यूज होंगी ना, तो अपन दो दो को क्लब कर लेंगे पहले।
इससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, R इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इज इट ओके? और करंट इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगी, V बराबर IR, V सेम तो I प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। तो यहां करंट कितनी जाएगी? R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहां करंट कितनी जाएगी? R1 अपॉन R1 प्लस R2। करंट इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो रही है इसलिए। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ जहां पे दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स सेम एंड पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। तो हमें सीरीज समझ में आ रहा है, हमें पैरेलल समझ में आ रहा है, पक्का? अब अपन ने तो ये सारा कर लिया अपन ने, नेक्स्ट पेज पे आ जाऊंगा। Okay. तीन रजिस्टर्स बना रहे हैं हम लोग। R1 R2 R3 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ E एंड करंट थ्रू R1 एंड R3।
तो योजित अब लोग निकालनी ई की वैल्यू, कैसे निकालें? हाँ V equals to IR से सब में तो same हाँ, तो ई की वैल्यू जो है दैट इज I2 R R2 I2 R2 दैट इज 20 20 वोल्ट। आपने वो I1 चाहिए दैट इज E अपॉन R1 0.5 एम्पियर। हमें I2 चाहिए E अपॉन R, I2 तो मालूम है, I3 चाहिए तो तनिषा E अपॉन R3 दैट इज 2.5 20 अपॉन 8 2.5 एम्पियर। ठीक है, हो रहा है फिर? फर्स्ट में क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं निहाल? A B C R1 को इंक्रीज किया है, A C ए क्यों नहीं हो रहा? अभिषेक क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं? A C हाँ ANC, राहुल, योजित, रुद्रांश, ABCD ऑल आ रहा है। प्रेम, R1 बढ़ाएंगे R2 बढ़ाएंगे तो R इक्विवेलेंट भी बढ़ेगा, R बराबर R1 प्लस R2, तो R1 चेंज करेंगे तो R1 बढ़ाएंगे तो R1 प्लस R2 भी बढ़ेगा, तो R इक्विवेलेंट बढ़ गया। ईशान R इक्विवेलेंट बढ़ गया तो I की वैल्यू कम हो गई, I की वैल्यू कम हो गई, तो I की वैल्यू कम हो जाएगी। फिर V1 बढ़ेगा, V1 बढ़ेगा कम होगा, ये कैसे मालूम पड़ेगा? रेशो से। ओके, R1 बढ़ाया तो रेशो से, ठीक है, तो रेशो से भी देखोगे तो R1:R2, तो रेशो बढ़ गया है तो वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है फास्ट देखने का, कि अपन ने R1 बढ़ाया तो R इक्विवेलेंट बढ़ गया, तो I1
कम हो गया, I1 का I कम हो गया, I कम हो गया तो R2 के अक्रॉस वोल्टेज कम होगा बढ़ेगा? V2 इज I R2, R2 उतना ही है और I कम हो गया तो V2 क्या हो गया? कम हो गया। V2 कम हो गया तो V1 बढ़ गया, क्योंकि V1 प्लस V2 E के बराबर है। V1 प्लस V2 E के बराबर है, V2 बराबर I R2। देखो R इक्वलेंट इज R1 प्लस R2 ऑन इंक्रीजिंग R1 R इक्वलेंट इंक्रीजेस। तो उसके बाद में I बराबर E अपॉन R इक्वलेंट डिक्रीजेस। अब पहले V2 देखो, V2 बराबर I R2, R2 सेम है और I कम हो गया तो V2 की वैल्यू कम हो गई। V1 प्लस V2 E के बराबर है तो V2 कम हो गया, सो V1 बढ़ गया। या रेशो पहले R1:R2 रेशो में डिवाइड हुआ था, अब R1 बढ़ गया तो डिवीजन रेशो वाला डिवीजन बढ़ गया। सो पहले 2:3 था, अब मान लो बढ़ के 3:3 हो गया तो रेशो बढ़ गया, वैल्यू बढ़ जाएगी। तो या तो उधर से जाएं या फिर ऐसे देखा कि R1 बढ़ाया तो करंट कम हो गई तो इसके क्रॉस वोल्टेज कम हो गया, तो ये वोल्टेज कम हो गया तो ये बढ़ गया। ऐसे डायरेक्ट देखोगे V बराबर IR से तो इसमें R बढ़ा है और I कम हुआ है तो अपन श्योर नहीं है कि क्या होगा, तो इसलिए पहले बाजू वाले को देखा, I कम हुआ और R2 उतना ही है तो V2 कम हुआ, V2 कम हुआ तो V1 की वैल्यू बढ़ गई, V1 की वैल्यू बढ़ गई। ऐसे इसमें देखो पैरेलल में, खुश रेशो वाला तरीका देखो, जैसे A:B रेशो में डिवाइड हो रहा है, अब A को बढ़ाओगे तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए डायरेक्ट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 है ना। इसमें जब भी किसी एक वैल्यू को कम करेंगे, चाहे सीरीज हो पैरेलल हो, रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो इक्विवेलेंट भी कम होगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो इक्विवेलेंट भी बढ़ेगा। तो R1 को बढ़ाया तो 1/R1 कम होगा, तो 1/R भी कम होगा तो R की वैल्यू बढ़ेगी। रणवीर 1/R इज 1/R1 प्लस 1/R2, R1 बढ़ाया तो 1/R1 कम हुआ तो फिर 1/R भी कम हो जाएगा तो R की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो R इक्विवेलेंट बढ़ गया। R इक्विवेलेंट बढ़ गया तो जो मेन करंट है E/R इक्विवेलेंट वो कम हो गई, कम हो गई। R इक्विवेलेंट बढ़ गया तो मेन करंट कम हो गई, तो मेन करंट कम हो गई। अब इसमें वो करंट कितनी होगी E/R1, इसमें करंट कितनी होगी E/R2, ये रीड करना आ रहा है, यहां वोल्टेज E है तो इसमें करंट E/R1, इसमें करंट E/R2, तो R1 बढ़ गया तो E/R1 तो कम हो गई तो I1 कम हो गई और I2 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, I2 पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे फाइन, ठीक है। तो होमवर्क लिखा मैंने, प्रैक्टिस शीट 2 में से अप टू क्वेश्चन नंबर 2.15 करना है, शुरू से लेके पहले ये करना है और फिर सेक्शन रिव्यू फिनिश करना है। तो जैसा कल बोला था, मेरी बात सुनो, जैसे कल बोला था, रणवीर कल कितने लोग एब्सेंट थे? एक रणवीर और कोई और। कल का लेक्चर लेके उसमें कुछ चीजें बताई थी, वो सुनी अभी नहीं? कल का लेक्चर देख लिया था, रिकॉर्डिंग मिल गई थी? ओके। तो हमें सबको अपने संकल्प की शक्ति को बढ़ाना है। हमारा ओनर कौन है? हम है। कल हमने ये बात डिस्कस की थी कि मेरा मन कुछ कह रहा है और मैं वो करने के लिए पागल हो रहा हूं, मतलब मैं कितनी गुलामी में हूं, मैं कितने बॉन्डेज में हूं। ऐसा अपने आप को 30 मार का समझते हो, ऐसे अपने आप को स्मार्ट समझते हो इतना, और बस मन में कुछ आ गया और आप एकदम हेल्पलेस हो जाते हो, मतलब आपका कंट्रोल आपके पास नहीं है, किसी और के पास है ना। कितनी गड़बड़ चीज है, कितनी गड़बड़ चीज है। तो हमें अपना कंट्रोल धीरे धीरे अपने पास लाना है, अब वो रोज की संकल्प की शक्ति को बढ़ाने से होगा। कोई भी चीज सडन चेंज नहीं होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज होती है। तो जैसा कल आपको गाइड किया था, हम अपने लिए क्लियर कट स्लॉट्स डिफाइन करें,
हम अपने लिए क्लियर कट टाइम टेबल डिफाइन करें। क्लियर कट मतलब क्लियर कट। सुबह आपको 1 घंटा ज्यादा सोना है, सो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत समय होता है करने के लिए। आपको उठने में जोर आता है, आपसे 5 बजे नहीं उठा जाता, आप 6 बजे कंफर्टेबली उठ सकते हो, 6 बजे उठो। 6 बजे नहीं उठा जाता, 7 बजे उठा जाता है, 7 बजे उठ जाओ, उसके बाद भी हमारे पास बहुत समय है। बट रात में एकदम सोच के सोना है कि ये मेरे को उठना है, पहले ही ढंग से सोच लो। जबरदस्ती ज्यादा बेसलाइन को ऊपर मत करो, जितनी बजे आप उठ सकते हो। बट जो आपने सोचा है, मैं बस इतना सा चाहता हूं, हम चाहे कम सोचें, बट जो सोचें उसे निभाएं। कॉन्फिडेंस उसी से आता है, विल पावर उसी से ग्रो करती है कि हम जो सोचे उसे निभाएं। आप सोचने में पहले आराम से सोच लो कि यार इतना कर पाऊंगा क्या। खुद को कमिटमेंट देने से पहले आप 10 बार सोच लो कि नहीं, ज्यादा तो मैंने स्ट्रेच नहीं कर दिया अपना, थोड़ा कम स्ट्रेच कर लो, अपना समय है। हम पहले 1 हफ्ते काम करेंगे, फिर रिव्यू करेंगे, फिर 1 हफ्ते और काम करेंगे, फिर रिव्यू करेंगे, लगातार ऐसे अपन काम करेंगे। एक बार आप सही ट्रैक पर आ गए तो हम संभल जाएंगे। बस आप में विलिंगनेस है कि आप सही ट्रैक पर हो। तो सुबह उठने से रात में सोने तक अपने स्लॉट्स क्लियर कट डिफाइन करो। हम रात में 6 से 7 घंटे सोते हैं, हमारी मेमोरी पूरी फ्लश आउट होके एकदम क्लीन हो जाती है। सुबह का समय बहुत इंपॉर्टेंट समय है, एक्सट्रीम लेवल पे इंपॉर्टेंट समय है। उसको बिल्कुल भी इधर उधर जाया मत करो। जल्दी से जल्दी फ्रेशन अप होके बेसिक वर्कआउट करके पढ़ने बैठो। सुबह अपने को किसी एक्टिविटी में नहीं लगना है, किसी मतलब किसी एक्टिविटी में नहीं लगना है। बस जल्दी जल्दी उठ के फ्रेशन अप होके कुछ खाना पीना वर्कआउट सब करके, और मैक्सिमम 45 मिनट्स के अंदर आप सेटल हो जाने चाहिए। मैक्सिमम सुबह उठने के बाद में हाफ एन आवर से 45 मिनट्स इसके अंदर अंदर सेटल हो जाने चाहिए आप, कि अपनी टेबल चेयर पे जाके बैठ गए, कोई अखबार नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हम एकदम फ्रेश हैं। और वो फ्रेश काम, हमारे सब फ्रेश एनर्जी, वो फ्रेश मेमोरी हमारे पीक काम की तरफ जानी चाहिए। हमें सुबह किसी से नहीं मिलना जुलना, बेसिक ग्रीटिंग्स हो गई, हाथ पैर पैर छू लिए, अपने ग्रीट कर दिया, अपने रूम में आके हमें बात ही नहीं करनी है हमें सुबह सुबह किसी से। माई लाइफ, रोज अपने आप को ध्यान दिलाओ, मेरी जिंदगी है ये, मेरी जिंदगी है, और इसे संवारने की जिम्मेदारी मेरी है और किसी की नहीं है। बाकी सब केवल आपके अराउंड फैसिलिटेटर्स हैं, जो आपके पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों की वजह से आपको वो सब प्रोवाइड करा रहे हैं जो रिक्वायर्ड है। ये एक्चुअली ट्रू, सब लोगों को थोड़ी मिलता है जो हमें मिल रहा है। घर, पेरेंट्स, खाना पीना, जो जितना एकदम ऐसे लगता है बाय ग्रांटेड लगता है, बहुत लोगों के पास नहीं है, बहुत लोगों के पास नहीं है। तो वो सब हमारी गुड डीड्स हैं जिसका हमें फल मिल रहा है। तो हम सुबह पहले बिल्कुल बस अब कुछ नहीं, आपने वो सीधा पढ़ने घुसना है, कुछ नहीं करना। और कम से कम 2 से 3 घंटे का स्लॉट एक सिंगल सिटिंग में निकालो। सपोज आपसे नहीं बैठा जाता, कोई बात नहीं, 1 घंटा 10 मिनट ब्रेक, 1 घंटा 10 मिनट ब्रेक, 1.5 घंटा 10 मिनट ब्रेक, और अपने को सुबह सुबह का टाइम यूटिलाइज करना है। आप स्ट्रेट अवे आरजी आ रहे हो तो बात अलग है, बट ऐसा नहीं आप उठ 6 बजे रहे हो, आप आरजी आते हो 9 बजे और 3 घंटे ऐसे निकाल दो, नहीं। चाहे आरजी आने का टाइम आप 10 बजे कर दो। सुबह सुबह घर में डिस्टर्बेंस होता है क्या? नहीं होता डिस्टर्बेंस। तो 2-3 घंटे तो घर पे पढ़कर आओ अच्छी तरह से, यदि आरजी आते भी हो तो। जिन लोगों का नशा कहीं और से आ रहे हैं, वैन वैन का इशू हो, ठीक है, अलग बात हो गई। अदरवाइज सुबह 2-3 घंटे घर से पढ़कर आओ अच्छी तरह से, घर से पढ़कर आए अपन, सिंगल सिटिंग में पढ़ना है अपने को। बिल्कुल क्लियर कट स्लॉट्स डिफाइन करने हैं और उसको निभाना है, और निभा के खुश होना है। मैंने सोचा, मैंने किया, मैंने 6 बजे उठने का सोचा, मैं उठा, गुड। और जैसा आपको बताया, उठने में अपने को आर्ग्यू करना ही नहीं है, अपने को बस उठ जाना है, अपने को उठ जाना है और बाहर निकल जाना है। जो लोग उठने के बाद में एनर्जी लेवल में स्ट्रगल करते हो, उठने के बाद में एनर्जी लेवल में स्ट्रगल करते हो, थोड़ी नींद सी रहती हो, मैं ऐसा हाथ खड़ा करता हूँ, मतलब आपसे पूछ रहा हूँ कितने लोग ऐसे उठने के बाद में थोड़ी एनर्जी लेवल में स्ट्रगल करते हो, नींद सी रहती हो, एकदम दिमाग थोड़ा सा सुस्त सा नजर आता हो, मैं एक्सपीरियंशियली बोल रहा हूँ, मैं रोज करता हूँ। ½ लीटर का थर्मस फ्लास्क
गर्म पानी रात में भर के रख लो। वो गर्म पानी ऐसा होना चाहिए कि आप उसको ऐसे नहीं पी सको, चाय दूध जैसे गर्म होता है वैसे पियो, ऐसा गर्म पानी होना चाहिए, उबलता हुआ नहीं, बट ऐसे चाय को अपन ऐसे पी सकते हैं क्या? दूध गर्म ऐसे पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते, बट ऐसे पीते हैं अपन, गर्म होता है स्टिल अपन पीते हैं, बट एक साथ पूरा गल्प कर जाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो गर्म होता है तो नहीं कर पाते, उसको थोड़ा थोड़ा लेते हैं अपन। तो आपको वार्म वाटर आधा लीटर का फ्लास्क भर के रखना है, रात में भर के। माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की जिम्मेदारी नहीं है, मैं भर के रखूंगा, मुझे सुबह उठना है। आधा लीटर पानी मतलब 1 गिलास पानी मिनिमम, आपने गिलास भी रखा हुआ है, आपने रात में, मैं भर के सोता हूँ, रात में बॉटल है रख लिया आपने, पानी गर्म रहेगा, सुबह रहता है अपने पास, थर्मस फ्लास्क होता है अपने, बॉटल जो होती है सब में गर्म रहता है पानी, आपने भर के रखा, और सुबह उठते ही बेड से बाहर आ गए, बालकनी है, छत है, नीचे है, जहां खुला स्पेस है, आपकी आंखें ऐसी ऐसी हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, होने दो, अंदर जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो, बट ओनर चल रहा है, बालकनी का गेट खोल रहा है, छत की तरफ जा रहा है, टेरेस पे जा रहा है, नीचे ग्राउंड नीचे जा रहा है, जहां पे आपका ओपन स्पेस है, इमीडिएटली वहां पे आ जाओ, वहां पे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बिल्कुल ऐसे बैठ जाना है, ऐसे बैठ जाना है, और बैठ के, और आपको पानी पी, सिप बाय सिप पानी पीना है। आपको नींद आ रही है, आपकी आंखें नहीं खुल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पियो तो गर्म पानी, 1 गिलास गर्म पानी पियो, आपका पूरा नर्वस सिस्टम चार्ज हो जाएगा, ट्रस्ट में, और वो जो सुस्ती है, आलस है, वो सब हट जाएगा। और फिर थोड़ा ऐसे ऐसे, थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 अपनी बॉडी को शेक करो, हो गए आप चार्ज हो गए, थोड़ा बॉडी को हिला लिया आपने, अब ब्रश करना है, फ्रेशन अप होना है, वर्कआउट के लिए आ जाना है, 10 मिनट 15 मिनट, बाहर आ जाओ वर्कआउट के लिए। देखो तो राइजिंग सन तो देखो कितना ब्यूटीफुल होता है, स्काई में कलर्स तो देखो कितने ब्यूटीफुल पैटर्न्स होते हैं, बर्ड्स जा रहे होते हैं ऊपर से, छत पे जाओ, बालकनी में जाओ, बाहर गार्डन में जाओ, सड़क पे चल जाओ, जगह नहीं है तो, बट है हमारे पास जगह, हम छोटी सिटी में रह रहे हैं, हमारे पास वो दिक्कत नहीं है ना, सबके पास जगह है ना। तो अपन ने थोड़ा देखा, शांति आराम से, अब अपन अपना इमीडिएट नहाना है, इमीडिएट नहा लो, अभी नहीं नहाना है, पहले पढ़ाई करनी है तो पहले पढ़ाई, और कुछ नहीं करना है। बीच में ब्रेकफास्ट आ गया, खाते पीते हो, कुछ करते हो, चाय दूध पीते हो, आ गया, ठीक है, अपने को 2 से 3 घंटा पढ़ना है, चाहे एक साथ पढ़ें, चाहे स्लॉट में पढ़ें, क्या पढ़ना है वो सारी तैयारी रात में होनी चाहिए। रात में आपकी कॉपी, आपके पेन, आपकी बुक, क्या चीज़ किस ऑर्डर में पढ़ोगे, रात में पूरी तैयारी रहनी चाहिए उसकी। सुबह अपने को प्लान नहीं करना है, प्लानिंग अपनी रात में हो रखी है, और सुबह तो अपन बस बैठ बैठ के पढ़ने बैठ गए, अपन 3 घंटे पढ़े, शानदार, घर वाले देख रहे हैं क्या हो गया आज इसको, आपको किसी को कुछ बोलना नहीं है, आपको तो निभाना, मेरे को कमिटमेंट बस मेरे को भेज दो, कर लिया सर, डन, मैं आप पे इंडिविजुअली ध्यान दूंगा। मैंने कल बताया था ना, मैं इसको एक चैलेंज की तरह ले रहा हूँ, पढ़ने वाले बच्चों को तो सभी पढ़ा देते हैं, सिंसियर बच्चों को तो सभी करवा देते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, जिनके लाइफ में स्ट्रगल है, जिनके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हैं, जिनका कॉन्फिडेंस कम है, उनको कुछ कराओ तो आपने कुछ किया, बाकी को तो सभी करा देते हैं। तो हम मिल के वो काम करेंगे कि आप में से जो बच्चे ट्रैक पे नहीं है, स्लिप हो गए, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आप अलग अलग तरह की चीज़ों में इंडल्ज हो गए हो, वहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है, हम मिल के काम करेंगे, हम मिल के काम करेंगे, बस आपका 100% पार्टिसिपेशन चाहिए, डिवोशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, सरेंडर चाहिए, कि आपने जो बोला वो फॉलो होगा, आपने हाथ पकड़ लिया, हम मिल के काम करेंगे, करना होगा, और इस प्रोसेस में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो, आपकी विल पावर बढ़ रही है, आपका अपने आप पे कंट्रोल बढ़ रहा है, आपको मोबाइल से घिन हो जाए, कल अपने बात की थी ना, मोबाइल देख के आपको लगे क्या है टाटा, जैसे घिन हो जाए, इतनी समझदारी आपकी बढ़ जाए, आप जिन तमाशों को देखते थे उनको देख के हंसी आए, यार ये मैंने कहाँ टाइम निकाला, और अपनी जर्नी को देखो कि यार मैं कितना समझदार हो गया हूँ, मैं कितना इवॉल्व हो गया हूँ, मैं अपने लिए खुद के लिए कंसर्न हो गया हूँ, मुझे मेरी लाइफ बेटर बनानी, बाद में कोई नहीं आएगा, आज के 5 साल बाद में, 1 साल कॉलेज में जाने का, 4 साल और, ज़्यादा ज़्यादा कुछ बच्चे यदि ड्रॉप करते हैं, 1 साल और इन्वेस्ट करते हैं, 6 साल ले लो,
1 साल चलो कॉलेज के बाद थोड़ा स्ट्रगल रहता है, ऊपर नहीं, 7 साल ले लो। आज से 6 से 7 साल के बाद में कोई नहीं होगा। हाँ, परेशानी में होंगे तो हर सपोर्ट करने के लिए हर कोई होगा, पेरेंट्स होंगे, सब कुछ होगा, परेशानी में हो तो, बट ऐसे कोई नहीं होगा डे टू डे। अपने खर्चे अपन खुद चलाएंगे और अपनी लाइफ खुद मैनेज करेंगे, तो उस समय कंप्लीटली आप अपने पैरों पर होंगे। तो उसकी तैयारी अभी से करनी है। सडन शॉक नहीं लगे, अरे ये मैंने क्या कर दिया। आज के 1 साल बाद आप देखो, अगले साल जुलाई में, जून में आप हो, तो आपको ये पछतावा नहीं हो कि यार मैंने पूरा साल स्पॉइल कर दिया। वो पछतावा आपको नहीं। आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको ये पछतावा नहीं हो कि मेरे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और मैंने मिस कर दी। वो हमें इंश्योर करना है, मिल के इंश्योर करना है। हमारे पास समय है, आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए, बस आपको अपनी अवेलेबिलिटी बढ़ानी है, आपको अपना कमिटमेंट बढ़ाना है, आपको प्रोसीजर्स जो हम डिसाइड करते हैं उनको फॉलो करना है। तो सुबह उठना कोई टेंशन वाला काम नहीं है, बस एक बार धक्का देके उठना है। उठने के बाद सीधा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, पानी की बॉटल रात में भरी हुई है, क्या पढ़ना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है, वो सब चीज़ें टेबल पे अरेंज्ड है, वो सब चीज़ें टेबल पे अरेंज्ड है। आप घंटा भर छत पे भी पढ़ सकते हो, सुबह सुबह छत पे भी पढ़ सकते हो आप। 7 बजे तक तो थोड़ा माइल्ड रहता है, इतनी नहीं रहती, धूप वगैरह नहीं आती है, बालकनी में पढ़ सकते हो। तो सब चीज़ें तैयार हैं। अलार्म आपने सोच के बनाया, 6 का, 5:30 का, 6:30 का, जितना आप उठ सकते हो, है ना। तो वो आपने कर लिया, अलार्म बजा, आप बस उठ गए, आप उठ गए, आपके दिमाग में जो चल रहा है चलने दो, आप तो उठ गए, यू बीइंग ओनर उठ गए। उठ के इमीडिएटली बॉटल उठाई, गिलास उठाया, बाहर निकल गए, उकड़ू बैठे, जैसा मैंने बताया बैठना वैसे बैठे, और एक एक सिप पी रहे हो, आराम से चारों तरफ देख रहे हो, बर्ड्स जाते हुए दिख रहे हैं, ट्रीज दिख रहे हैं, कलर्स दिख रहे हैं स्काई में, सब देख रहे हो, और अपने आप धीरे धीरे आप देख रहे हो आपकी बॉडी में एनर्जी आ रही है, आप चार्ज हो रहे हो, आपको लग रहा है। बेसिक थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, उसके बाद फ्रेशन अप हुए, इमीडिएटली बाहर आ गए, 10 से 15 मिनट वर्कआउट किया अपन ने, और उसके बाद में नहाना है, ठीक लगता है तो ठीक है, और नहीं तो पढ़ने बैठना है अपने को, बस। और 3 घंटा मिनिमम अपने को बिना डिस्ट्रैक्शन के, चाहे एक बार में बैठो, चाहे 2 बार में बैठो, चाहे 3 बार में बैठो, पर अपने को बैठना है, और कोई काम नहीं हुआ बीच में, बस खाना है तो उसके लिए, ब्रेकफास्ट के लिए उठना है, बाकी और कुछ काम नहीं हुआ। ये अपने को निभाना है, और ऐसे दिन के आगे के स्लॉट्स भी अपने रेडी होने चाहिए कि अपन कब कब क्या क्या करेंगे। चाहे छोटी छोटी पॉकेट्स लो, बड़ी पॉकेट मत लो, बट वो पॉकेट अपने को निभानी है। प्लान है अपना, आज पूरा दिन डिनर के बाद में पहले प्लान होगा, आज डिनर से लेके कल डिनर तक का पूरा प्लान किया जाएगा कि हम क्या क्या करेंगे, है ना। ये जो सुबह उठने का प्रोटोकॉल बताया, इसको डायरी में एक पन्ना देना है, कि ये भूल जाएंगे, ये तो ताउम्र काम आएगा आपके, हॉस्टल में सब जगह काम आएगा ये। गर्म पानी पी के हम अपना हैंगओवर हटा रहे हैं, है ना, एकदम अपने आप को चार्ज कर रहे हैं, तो एक पन्ना इस पे जाएगा। दूसरा, अपनी पहले से तैयारी है सुबह की कि अपन क्या पढ़ेंगे, अपनी अपनी प्लानिंग रात में होगी। डिनर करने के बाद, चाहे डिनर के पहले करो प्लानिंग, चाहे डिनर के बाद करो, ये प्लानिंग हो गई, एक चीज हो गई है, ठीक है। फिर हम बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो इसको अपने को इम्प्लीमेंट करना है, आप मुझे लगातार सेंड करते रहना है, बिना हेजिटेशन के मुझे लगातार सेंड करना है कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। अपने राइटअप्स भेजो मेरे को, जो आप कर रहे हो सब मेरे को भेजते रहो। मेरे पास रोज 100 मैसेज आने चाहिए, 70-80 मैसेज रोज आने चाहिए मेरे पास में, ठीक है ना। हाँ बोलो। ऑन इंक्रीजिंग R1, ये, हाँ ये मैं बताना भूल गया, इस जब भी किसी डिवाइस के ऊपर ये लगा हुआ है, इसका ना वो वेरिएबल है, तो बैटरी के ऊपर लगा हुआ है तो वो वेरिएबल है।